मीटिंग दिल्ली में हुई है और देख सकते हैं आप एकता जो इस वक्त जरूरी है। भारत सरकार के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल खड़े हुए हैं और एक साथ एक सुर में सभी ने यह बात कही कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ खड़े हुए हैं, हमें पूरा भरोसा है सेना की ताकत पर। समर्थन मिला है भारत सरकार को तमाम राजनीतिक पार्टियों का, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि यह ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारत की ताकत किस तरह से बढ़ रही है, कैसे यह ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाएगा, ऑपरेशन जिसकी बात इस वक्त की जा रही है सिंदूर की, वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे दुश्मनों का खात्मा करेगा, इसी पर ज्यादा चर्चा हम करने वाले। ग्रुप कमांडर सतीश मिश्रा जी रिटायर रायपुर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। एसएल मिश्रा जी रिटायर एयरफोर्स अधिकारी है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही प्रियशरण त्रिपाठी जी ज्योतिषविद इस वक्त रायपुर से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत। और सबसे पहले मेरा सवाल सतीश मिश्रा जी आपसे ही रहेगा। ये जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद ये स्पष्ट हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर आगे जारी रहेगा। कैसे जारी रहेगा, कहां तक ये जाने वाला है, आगे भारत का रुख इस ऑपरेशन में और क्या हो सकता है? जया जी, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। सबसे पहले धन्यवाद बंसल न्यूज़ का मेरे को ज्वाइन कराने के लिए। अभी आप देखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी आ रही हैं पाकिस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर कि एक कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी। तो अभी उनकी वही हालत है, क्योंकि उनके अंदर घुस के अटैक तो हुए हैं, लोग मरे हैं, 100 से ऊपर आतंकवादी मरे हैं और उनकी मीडिया से भी ये रिपोर्ट्स आ गई है और हमारे पास ये रिपोर्ट की पुष्टि भी हुई है। तो उनकी आर्मी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आईएसआई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के दम पे, वो अभी तक कुछ कर नहीं पाई। तो वो सबसे पहला काम क्या कर रही हैं कि पुंछ, राजौरी और जो बॉर्डर एरियाज लगे हुए हैं, अगर आप मैप में देखेंगे पाकिस्तान के साथ जी, वहाँ पे कंटिन्यूस फायरिंग कर रही हैं, शेल फायरिंग कर रही हैं। उससे कौन मर रहा है? बेसिकली सिविलियंस मर रहे हैं। आपने रिपोर्ट भी देखी कि कुछ सिविलियंस उसमें मारे गए हैं, जो कि अत्यधिक जो है वो दुखद घटना है और निंदनीय भी है जी। अगर आप में इतना करेज है फेस टू फेस वॉर करने का, तो आप हमारी आर्मी से लड़ाई कीजिए। लास्ट टाइम भी आपने पहलगाम में आके 26 इनोसेंट टूरिस्ट को मारा, ये निंदनीय है, बिकॉज आप में करेज नहीं है हमारी आर्मी से फेस टू फेस लेकिन लड़ाई मिश्रा करने जी, की या भारत अगर वॉर ऑपरेशन करने की। सिंदूर को बढ़ाने की बात कर रहा है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तो भारत का रुख क्या है, कैसे वो आगे की लड़ाई लड़ने वाला है, ये लड़ाई आगे कहां तक जाएगी सर? देखिए जिया जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि भारत ने अभी कहा है हम इसको टोटली सीज फायर हम नहीं करेंगे। अभी बेसिकली लाइट इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रही है, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे और हम पाकिस्तान का रुख देखेंगे कि वो किस लेवल तक जाना चाह रही है जी। क्योंकि हमको एक थ्रेट परसेप्शन जो है वो बना के रखना है पाकिस्तान के ऊपर, और उसके लिए हमको पीछे नहीं हटना है। अगर वो जैसे आज सवेरे की भी कुछ न्यूज़ आ रही थी, अभी पूरी उसकी पुष्टि हुई नहीं है, अमृतसर के पास उन्होंने कुछ रॉकेट या मिसाइल फेंकी थी, जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको ब्लॉक कर दिया और नेस्त नाबूद कर दिया। तो इसी तरह अभी लो इंटेंसिटी हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया जो है वो कंटिन्यू करेगा और पीछे अभी नहीं हटेगा, क्योंकि अगर इमीडिएटली आपने कंप्लीट सीज फायर कर दिया तो उनका रिटेलिएशन बढ़ जाएगा और उन्हें ये लगेगा कि भारत जो है वो हमसे डर गया है, इसलिए वो सीज फायर कर रहा है और वो अब हमसे संधि चाहता है, जबकि ये चीज़ उल्टी होनी चाहिए और वो चाहते भी हैं। और उनकी जो पब्लिक है उसमें भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, और जैसा कि आप जानते हैं बलूचिस्तान एरिया और अफ़गानिस्तान से लगे हुए जो बॉर्डर्स हैं एज इट इज़ वो बहुत डिस्टर्ब है। उनकी डिस्टर्बेंस होगी तो पाकिस्तान की मुसीबतें जो है वो और भी बढ़ती जाएगी। मकसद यही है, आज देखिए हमारा मकसद यही है मिश्रा जी कि हम पाकिस्तान को घुटनों पे लाकर खड़ा कर दें।
ये मकसद है और इसीलिए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसएल शर्मा जी, समझने की कोशिश ये है कि हमने पहले के भारत को भी देखा है। पहले भारत डिफेंसिव होकर लड़ाई लड़ता था, लेकिन अभी हम जो भारत को बदलते हुए देख रहे हैं, एग्रेसिवली लड़ाई उसकी आगे बढ़ रही है। तो क्या भारत आगे भी इसी तरह की लड़ाई लड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ? मैडम, पहले आपको एक नमस्कार। मेरी जो टैग लाइन है, जो आपने एयरफोर्स लिखा है, उसको जल्द से ना कर दीजिए प्लीज। जी 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 सर, अभी करेक्ट करते सर, जो कल भी एक मिस्टेक हुई थी। आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने कल भी जब आपके डिबेट पे आया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर नंबर 1 है जी, नंबर 2 नंबर 3 अभी आना बाकी है। और जो भारत की जो स्ट्रेटेजी है, जो पहले कबूतर उड़ाने वाली थी, अब वो कबूतर उड़ाने वाली नहीं रही है, अब ये बाज उड़ाने वाली हो गई है। जी, अब भारत जो है बाज उड़ाता है ये। तो भारत को, क्योंकि कारण क्या है कि इस वैश्विक विश्व में क्या है कि पाकिस्तान हमेशा अपने को अंडर एस्टिमेट करता था, चाइना भी अपने को अंडर एस्टिमेट करता था और कहता था कि भारत जो है बोलेगा नहीं, भारत को कुछ भी कर लो, जमीन ले लो, आतंक कर दो, 9/11 कर दो इधर, जी। और भारत चुप रहेगा जी। लेकिन अब जो मैनेजमेंट है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उनका मैनेजमेंट वो ऐसा नहीं है कि गांधी जी के वाले प्रिंसिपल की एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरे गाल के ऊपर और कर दो उसको जी। अब वो एक गाल पे मारेगा तो हम दूसरे गाल पे उसके गाल पे मारेंगे, बिल्कुल ये प्रिंसिपल पे भारत काम करता है। हाँ। और उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि या तो छेड़ो मत, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो भारत की जो नीति है अभी डिफेंसिव नीति, ऑफेंसिव नीति है कि अगर आप हमारे यहाँ आके दखलंदाजी करोगे तो हम जानते हैं कि हमको आपको कैसा जवाब देना है करके। और पाकिस्तान यही भाषा समझता है, पाकिस्तान दूसरी भाषा समझता ही नहीं है जी। जब तक उसको जूते नहीं मारेंगे, जब तक वो समझेगा नहीं कि हम लोग। मैं लौटूंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। HQ-9 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है भारत ने, बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो बड़े बड़े आतंकियों का ढेर होना और दूसरी तरफ HQ-9 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद होना, पूरी तरह से तबाह होना। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। जो मिसाइल अटैक भारत ने किया, एयर डिफेंस सिस्टम की पोल तो उसी वक्त खुल गई थी क्योंकि वह कैच नहीं कर पाए थे भारत के मिसाइलों को, भारत के बड़े लड़ाकू विमानों को। लेकिन अब खबर यह है कि डिफेंस सिस्टम ही पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस्लामाबाद में इस वक्त इमरजेंसी बैठक चल रही है। पाकिस्तान को जो भारी नुकसान हुआ है उसी को लेकर बात हो रही है। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं हम, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शर्मा जी अपनी बात पूरी करिए सर, और ये जो बड़ी खबर है इस पर भी जरा दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिएगा कि कितना बड़ा नुकसान इसे पाकिस्तान के लिए माना जाएगा। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो बर्बाद हुआ है, ये वैसे ही बहुत कचरा सिस्टम था जो चाइना ने उनको दिया था करके जी। तो वो उसमें कोई दम नहीं था, वो तोड़ दिया, कोई बात नहीं, नहीं तोड़ते तो भी वो कोई काम करने वाला नहीं था मैडम जी। अब जो है भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जो टोटल 21 स्पॉट जो है रिकॉग्नाइज किया था RAW ने, 9 इसमें से टारगेट कर दिए गए हैं, 12 अभी भी बाकी है जी। वो 12 जो टारगेट है उनको तो डिस्ट्रॉय करना ही करना है। प्लस जो DRDO अपने इसरो की जो सैटेलाइट्स है, वो 9 सैटेलाइट्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी पिन पॉइंट किया हुआ है। और उससे अगर कोई ट्रक भी खड़ा हुआ है तो उसके नंबर प्लेट भी वो अपनी सैटेलाइट है वो देख सकती है। तो अभी जो ट्रैकिंग चल रहा है, जो हाफिज सईद और अजहर महमूद उनको स्पॉट करेगी जी अपनी इंटेलिजेंस, और उनको जैसे ओसामा बिन लादेन के पास ही पहुंचाने का पूरा प्रोग्राम है। बहुत नुकसान तो पाकिस्तान को पहुंचाया है एसएल शर्मा जी भारत ने, लेकिन अभी और नुकसान पहुंचाना बाकी है। ये हमको मटेरियल नुकसान से कोई मतलब नहीं है। मतलब वो जो जड़ है उनकी, जो राक्षस हैं जो हमारे को हमेशा जो है तकलीफ देते हैं, उन राक्षसों को खत्म करना बहुत जरूरी है। सही बात है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं लौटूंगी आपके पास सर।
प्रियशरण त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ। एक दाऊद को भी उसमें जोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सही बात है सर, और यही भारत चाहता है कि जो बड़े बड़े आतंकी जो शुरुआत से ही भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत की आवाम को, भारत के आम नागरिकों को, उनका खात्मा होना चाहिए। मैं लौटूंगी सर आपके पास, मैं आती हूँ सर। प्रियशरण त्रिपाठी जी, 72 लोगों के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। प्रियशरण त्रिपाठी जी, इस वक्त किस तरह की परिस्थितियां आप ग्रहों की चाल के मुताबिक बनते हुए देख रहे हैं सर? क्या भारत जंग की ओर जा रहा है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं? नहीं, इसमें अकेले भारत को मत लिखिए जी। बतौर ज्योतिषी 29 मार्च को मैंने कहा था कि 29 मार्च 2025 ये वो समय है जी। जब 18 मई तक लगभग 50 दिन ये पूरी दुनिया के लिए भारी रहेंगे, और लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। फिर आपने म्यांमार का जलजला देखा जी, और पाकिस्तान का आग में कूदना देखा। हाँ? तो आप देखिए कि एक तरफ इजराइल और हमास की लड़ाई में दुनिया को डर नहीं था, यूक्रेन की रशिया से लड़ाई में लोगों को डर नहीं था, मगर डर अब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये युद्ध एक्सकेलेट होगा? जी, 18 मई तक अगर ये युद्ध नहीं रुका तो युद्ध बहुत ज़्यादा एक्सकेलेट होगा, क्योंकि भारत का जो जन्म है वो वृषभ लग्न कर्क राशि में हुआ, और इस वक्त हम देखते हैं कि भारत के लग्न में मंगल दशमाधिपति होकर बैठा है जी। तो भारत की तरफ से बहुत अग्रेसिव स्टैंड लिए जाएंगे 100% जी। और किसी भी युद्ध में ये कह देना कि पाकिस्तान को रौंद दिया जाएगा इतना आसान भी नहीं है जी। युद्ध होगा तो युद्ध का परिणाम भी आएगा, ऐसा आसान से कुछ भी नहीं है। युद्ध अगर वॉर एक्सकेलेट होता है तो उसका एक परिणाम भी आएगा, पक्के तौर पर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध आगे बढ़ने की स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्षों को संयम बरतना चाहिए जी। ये मेरी निजी राय है जी। क्योंकि अगर हम रशिया को देखें तो बाई द वे रशिया यूक्रेन के एरिया में जाकर फंस गया है। वॉर को शुरू करना आसान हो सकता है मगर वॉर को खत्म करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर। और अगर हम ये बात बहुत गंभीरता से समझनी होगी क्योंकि ये हमारे अंदर में घृणा है पाकिस्तान के लिए, ये बात जरूर है, मगर हमारे अंदर में भारत के लिए प्रेम होना चाहिए जी। और इस युद्ध का परिणाम फिर आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी गंभीरता से न्यू दिल्ली को या हमारे लोगों को बड़ी गंभीरता से इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहिए, और इस युद्ध को एक्सकलेट करना पाकिस्तान के फेवर में तो बिल्कुल नहीं है पर भारत के फेवर में भी नहीं रहेगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने प्रियशरण त्रिपाठी जी कही है। इस वक्त 18 मई की जो तारीख आपने दी है ये सभी के जहन में फिलहाल रखनी होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई है। आपसे सतीश मिश्रा जी मैं समझना चाहूँगी, एक तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उन्हें समर्थन मिल रहा है कहीं ना कहीं चाइना का, हालांकि चाइना भी अलग अलग सुर इस वक्त देते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ भारत की बात करें तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है, और अमेरिका और चाइना के बीच रिश्ते कैसे हैं, दोनों देशों की स्थिति कैसी है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। तो क्या हम इसे इस तरह से समझें कि दो ताकतवर देश दो देशों के जरिए आप अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दो ताकतवर देश हमारे। जी जी जी, अपनी बात कंटिन्यू करिए सर। आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। आपको आवाज आ रही है मैडम? जी 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 सर। अच्छा, हाँ जया जी, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी के दबाव में या
बहकावे में नहीं आ सकता है। हम लोगों का एक प्रूडेंस लेवल, नेशनल प्रूडेंस लेवल और अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस बहुत हाई है। हम लोग पाकिस्तान से अपने को कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि हर थोड़े दिन में ब्रेन वॉश हो जाते हैं। पहले वो अमेरिका के पीछे भागे, जो अमेरिका बोलता था वो करता था, आज वो चाइना के पीछे भाग रहे हैं और जो चाइना बोलता है वही वो करता है। तो इस मामले में मेरी ये पर्सनल राय है कि भारत को अपना स्टैंड लेना चाहिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ जो कि बहुत अहम है आज की डेट में, कि जैसे अभी हमने एक स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था जी, तो हमको एक एयर सुपीरियॉरिटी मिली थी। एंड सतीश मिश्रा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। बड़ी खबर जो जल्दी से मिल रही है दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल एक और बड़ी खबर यह है कि डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है, मिसाइल अटैक हुआ है, तो भारत ने पाक का रडार सिस्टम तबाह कर दिया है और भारत ने पाक के बड़े हमले को भी इसी के साथ नाकाम किया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी पोल कल ही खुल गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे देखते हैं सर, भारत ने जो एक बड़ा कदम उठाया, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को? देखिए, अब इस पर अधिकृत रूप से सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई है बहुत चौंकाने वाली है कि भारत के 15 शहरों में जो सैन्य ठिकाने हैं, जो हमारे 15 शहर हैं जहां पर बड़े सैन्य ठिकाने हैं, हमारे वायुसेना के ठिकाने हैं, हमारे अर्धसैनिक बलों के ठिकाने हैं, उन पर हमले की कोशिश थी। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, जालंधर और अमृतसर, अवंतीपुरा, लुधियाना, इन सब में हमले की कोशिश थी पाकिस्तान की, लेकिन समय रहते हमने इसको इंटरसेप्ट किया। भारतीय सेना ने इसको इंटरसेप्ट किया और पाकिस्तान की न सिर्फ इस कोशिश को नाकाम किया, बल्कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, रडार सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। और ये इसलिए जरूरी था कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो उसी तरह जवाब देने की कोशिश करे जिस तरह भारत ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किए बिना अपनी जमीन से मिसाइलों के जरिए आतंकी ठिकानों को तबाह किया। कुछ उस तरह की कोशिश थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आपके साथ सीनियर सैन्य अधिकारी सेवानिवृत्त आपके साथ है, जया, उनसे जरूर पूछिएगा कि इट इज अमाउंट टू वॉर। ये तो वॉर की कोशिश पाकिस्तान ने कर दी है और हम इसको, और इससे हमारा पक्ष भी बहुत मजबूत होगा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने, कि हम उन्हें ये बताने में कामयाब होंगे कि ये देखिए, हमने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर वार किया, ये भारत के सैन्य ठिकानों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक ताकत का काम होगा। और दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान को पंगु कर ही दिया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को। तो 15 शहरों में हमले की कोशिश की है जहां हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री वाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं। जी जया, निश्चित तौर पर सर, और हम कल से ये चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा, क्या वो आम नागरिकों को निशाना बनाएगा या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। तो पाकिस्तान ने वो कोशिश भी की और उसे हमने रोका भी है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे सर मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। मिश्रा जी, क्या कहेंगे, 15 बड़े शहर जहां सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन यहां पर भी उसे मुंह की खानी पड़ी। हाँ, बिल्कुल सही। सबसे पहले वेलकम शरद जी, जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर। और मैं ये कहना चाह रहा था, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा था शरद सर कि हमने जब उन पे स्ट्राइक की तो हमारे पास एक एयर सुप्रीमेसी एंड फेवरेबल एयर सिचुएशन था जी। ये आपको प्रोवाइड किया था बेसिकली हमारे एयरफोर्स और आर्मी ने मिलके जी। उसी तरह आज की डेट में हमारे पास फेवरेबल जियो पॉलिटिक्स कंडीशन एंड एनवायरनमेंट है और इसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे देश के जो हेड हैं प्राइम मिनिस्टर जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसके लिए मैं दोनों सेनाओं को भी और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आज की डेट में हमारी फेवरेबल एयर सिचुएशन के अलावा फेवरेबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बनी हुई है। तो हम किसी भी समय पर इस लॉस में नहीं है। अब रहा सवाल, जैसे अभी
त्रिपाठी सर ने कहा कि भाई संयम से काम लेना चाहिए और हिंदुस्तान को, अभी सवाल संयम का नहीं है। संयम तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला संयम नहीं ले रहा है तो आपको उसका सबक भी सिखाना पड़ेगा। अगर टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी है, जो अभी पूरे भारत ने जो फॉलो की है कि वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो उस पॉलिसी को कायम करना चाहिए। और एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास जो है चाइनीज़ HQ-7, 9 एंड 16, एक शॉर्ट रेंज है, एक मीडियम रेंज है और एक लॉन्ग रेंज है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो HQ-9 की मिल रही है, मीडियम रेंज वाली। एंड एज इट इज़ लास्ट टाइम जो उनकी शायद एक्सरसाइज हुई थी तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ मिस्टेक्स भी आई थी जो कि चाइना को कंप्लेंट की गई थी और उसका सुधारने की कोशिश भी की गई थी। अब वो किस हद तक उसको सुधार लिया गया है इसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा। एज फार एज एयर डिफेंस सिस्टम कंसर्न फॉर इंडिया इज़ एक्सीलेंट। हमारे पास मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे बड़ा तो हमारा है जो S-400 है, जो कि रशिया ने सप्लाई किया है। उसके बाद हमारे पास AAD है, दैट इज़ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। एंड तीसरा हमारे पास पृथ्वी भी है, जो कि पृथ्वी PAD बोलते हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। आज सवेरे की जो ग्रेटेस्ट न्यूज़ है, जिसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, कि जो राउफ अजहर को जो इन्होंने मार गिराया है वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो बहुत बड़ा टेररिस्ट था। आपको मालूम है डेनियल पर्ल जो पत्रकार था अमेरिका का, उसकी हत्या भी उसी ने की थी और बहुत ब्रूटल तरीके से की थी। और जो कंधार का IC-841 था, उसके जो हाईजैकिंग है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये इस तरह जो हमने टेररिस्ट को अभी मार गिराया है और जिसको अमेरिका भी मार के गिराना चाहता था उसको हमने मार के गिराया है, तो उससे अभी जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। दूसरा सवाल ये है सर कि हमको अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के इंटेंशंस मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत क्लियर हैं। वो सरप्राइज अटैक हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं। हमारे यहाँ तो कोई आतंकवादी संगठन है नहीं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप तो मिलिट्री पे ही वार करोगे ना सर। तो इसलिए हमको अभी बहुत केयरफुल रहना है। और संयम की बात नहीं है सर, हमको 24 घंटे जो हमारी सेना के जवान और अधिकारी जो नौकरी कर रहे हैं, 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 18 महीने हो। लेकिन समझना ये भी जरूरी है कि भारत हमेशा ये कहता रहा कि हम तो आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान की ओर से तो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे दुनिया में पाकिस्तान की छवि पर भी हम बात करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास सर। एक बार फिर से दर्शकों को जल्दी से बता देते, पठानकोट श्रीनगर में हमले की कोशिश, राजस्थान गुजरात ये वो शहर है, वो 15 बड़े शहर हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान ने जो हमले की कोशिश की है उसे भारत ने फिर से नाकाम कर दिया है। रिटेलिएट करने की कोशिश पाकिस्तान ने की। बौखलाया हुआ पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी करतूत, कायराना करतूत को अंजाम दे रहा है। सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन फिर भी इस तरह की हरकत, लेकिन भारत के जाबाज सिपाहियों के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को। और एक बार फिर से वही तस्वीर बनती हुई हमें दिखाई दी है। और चलिए, मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसएल शर्मा जी, आपसे रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। जिस तरह की तस्वीर फिलहाल बनती दिखाई दे रही है, अब भारत की ओर से जो एग्रेसिव रुख हमें दिखाई दे रहा है, भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे वेपन्स भारत के पास है जिनका इस्तेमाल वो कर रहा है। और हाल ही में जो स्ट्राइक हुई है उसमें हम बानगी इसकी देख चुके हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तक मिसाइलों को पकड़ नहीं सका। फिलहाल कुछ तस्वीरें जो पाकिस्तान से दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, पाकिस्तानी सैनिकों के आप तस्वीरें देख सकते हैं कि होश फाख्ता कर दिए हैं भारत के जाबाज सिपाहियों ने।
सब कुछ बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। आपने वो तबाही का मंजर भी देखा होगा जब धर्म के नाम पर अधर्म का खेल खेला जा रहा था, मस्जिद जिसे बताया जा रहा था, लेकिन एक कैंप थे आतंकवादियों के जिसे तबाह किया गया। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। सब कुछ बर्बाद पाकिस्तान के अंदर और हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई है। चलिए एसएल मिश्रा जी, माफ करिएगा, मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शर्मा जी से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या देख रहे हैं अब आप आगे इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्योंकि बार बार हम यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है। सैन्य ठिकानों पर हमला, भारत इस मौके को दुनिया के सामने अब कैसे रख सकता है, कैसे अपनी छवि को मजबूत कर सकता है, ये बताने की कोशिश अब कैसे होगी कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान हमारे मासूम बेगुनाहों की जान ले रहा है, सैनिकों की जान ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जया जी कि पाकिस्तान ये घिनौनी हरकत कर रहा है और इससे उसके जो कैरेक्टर है और उसके एक्ट है उसको पूरी दुनिया देख रही है, और जो नेशन को मॉनिटर करना चाहिए और जो कंसर्न है वो सब देख रहे हैं। इसीलिए अभी तक चाइना भी बहुत ज़्यादा खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं आया है। ठीक है, एक आध स्टेटमेंट उसने पाकिस्तान के फेवर में दिया, वो बात अलग है, लेकिन उसको भी मालूम है कि अगर मैं फुल सपोर्ट और ब्लाइंड सपोर्ट करके धृतराष्ट्र बन के अगर मैं पाकिस्तान की सपोर्ट करने आता हूँ तो मेरी भी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना एक्चुअली देखा जाए तो किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ पैसे का दोस्त है। उसको पैसे कमाने हैं और अपनी टेरिटरी बढ़ानी है। सर, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, पास्ट हिस्ट्री में जाएं और उनके कॉन्सेप्ट में जाएं, तो चाइना का ओरिजिन भी ऐसी हुआ है सर। 1949 2 अक्टूबर को बेसिकली उनका कोहेजन हुआ है, चाइना बना है हमसे 2 साल बाद इनफैक्ट। और जब फर्स्ट टाइम चाओ एन लाई इंडिया आए थे और उन्होंने देखा था हमारे पास भाखड़ा नंगल डैम बना है, तो वो सरप्राइज हो गए थे कि इंडिया इतना डेवलपमेंट कैसे इतनी जल्दी कर लिया। उसके बाद उन्होंने आके रियलाइज़ किया कि भाई हमको सबसे पहले अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है और हम अपने को डिफेंस पावर जो है वो हमको अपनी इंक्रीज़ करनी है। उन्होंने उसके ऊपर काम किया और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और डिफेंस को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके काफ़ी बढ़ाया। मेक इन चाइना का कॉन्सेप्ट लाया, जो कि आज हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है। काफ़ी पहले से चल रहा है लेकिन जोर पकड़ा है 2010 के बाद से, 14 के बाद से। तो ये कॉन्सेप्ट में वो बहुत दिनों से काम कर रहा है और बेसिकली उसका एम जो है कि वर्ल्ड में आज डॉलर चलता है तो चाइना का येन क्यों नहीं चल सकता, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड उसका एम जो है वो बहुत बड़ा है और उनकी एक पॉलिसी हुआ करती थी सर, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है तो एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी दूसरा भी चलाता है और पूरी गवर्नमेंट चलाती है, जो कि हमारे यहाँ या पाकिस्तान में नहीं हो पाता है। उनकी एक पॉलिसी बनी थी सर, उस समय चाओ एन लाई ने बनाई थी, सलामी स्लाइस। इसका ये मतलब होता है सर कि अगर आप देखेंगे कि जो मटन या बीफ या ये उनकी बड़ी बड़ी स्लाइस होती है, उससे आप छोटी छोटी स्लाइस काट के निकालते रहो और वो पता नहीं लगता। तो उनका एम यही था सर कि छोटी छोटी लैंड आप छोटी छोटी जगह एक्वायर करते रहो। जैसे उन्होंने ग्वादर पोर्ट एक्वायर किया, हमारे अरुणाचल प्रदेश में कुछ लैंड उन्होंने एक्वायर की, उनके हिसाब से छोटी बट हमारे हिसाब से बहुत बड़ी। इनफैक्ट उसके लिए तो पार्लियामेंट में भी बहुत हो हल्ला हुआ था और इट वाज टोल्ड इन द पार्लियामेंट कि भाई वहाँ पे तो एक घास भी नहीं उगती है। तो वन ऑफ द सीनियर लीडर ऑफ अपोजिशन वो खड़े होके, जो बिहार से थे, उन्होंने कहा कि सर वैसे तो मेरे सर में एक भी बाल नहीं है, इसका क्या मतलब है, मैं अपना सर कटवा दूं। तो उनका जो पॉलिसी है सर, धीरे 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 अपनी टेरिटरी
और अपना इन्फ्लुएंस और अपनी पावर जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ाना। और बेसिकली उसकी लड़ाई अमेरिका से है, इंडिया तो इन बिटवीन बीच में आता है सर। इसीलिए अभी हमको अपनी सैन्य शक्ति जो है सर इसको कायम रखना है, इसको बढ़ाना है और 24/7 हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल सही है, भरोसेमंद तो पाकिस्तान कभी रहा ही नहीं सर। आपसे समझना चाहूंगी एसएल शर्मा जी, दुनिया की नज़रों में भारत इस वक्त बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। वर्ल्ड वॉर अगर हम समझने की कोशिश करें तो भारत को किस तरह से समर्थन अब मिल सकता है दुनिया के बाकी देशों का, क्योंकि कई ऐसे देश हैं इस वक्त जो भारत के साथ खड़े हुए हैं। जब पहलगाम हमला हुआ था बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने उसकी निंदा की थी और भारत के साथ खड़े होने की बात कही थी। देखिए मैडम, आज पूरा चाइना को छोड़कर पूरा विश्व भारत के साथ है और हम जैसे भारत की तरह बहुत सारे ऐसे देश है अभी, जैसे यूके है, जर्मनी है, या फॉर दैट मैटर यू कैन से कि यूएसए है, इटली है, वहां पे आतंकवाद की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती है और उनके अंदर जो घटनाएं जो हो रही हैं तो उनको मालूम है कि भाई आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही, टेररिस्ट की जो घटनाएं हो रही, उसका कितना देश को पेन होता है। तो वो भी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो उनको, क्योंकि पहले जो था, पहले ये घटनाएं यूरोप में और अमेरिका में नहीं होती थी, खाली भारत में ही होती थी, तो वो लोग भारत को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते थे। अब वो खुद सफरर हैं। अब यूरोप में भी अटैक हो रहा है, जर्मनी में आए दिन होता है, यूएस में कई बार होता है, इटली में हो चुका है, यूके में हो ही रहा है। तो अब जहां जहां इन लोगों ने जो मिस्टेक करी है, जो सीरिया से और उधर देशों से जो उन्होंने शरणार्थियों को दिया, जो जगह दी, पहले तो वो शरणार्थी बन गया, बाद में उन्होंने उसको अपने राइट्स लेने लगे, फिर उन्होंने रिलीजियस राइट लेने लगे, फिर पॉलिटिकल राइट लेने लगे। उसके बाद में अब वो कहते हैं कि हम तो यही हमारा देश है। तो ये जो घटनाएं हुई तो उसकी वजह से वो लोग पेन में हैं, तो वो लोग समझते हैं भारत की पीड़ा कि भारत को क्या तकलीफ हो रही है। और आज अपना जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साधिन्य में वो समझते हैं कि देश को मजबूत बनाएंगे तो ही भारत की रक्षा हो सकती है। बिल्कुल सही। हमने देखा था 2010 के पहले, 2000 के पहले की नेवी के अंदर जो है सबमरीन में विस्फोट हो रहे हैं, अपने पास में एम्युनिशन नहीं थे। एंटनी साहब ने जो है पार्लियामेंट में खड़े होके कहा था कि हमारे पास एम्युनिशन खरीदने के लिए सामान नहीं है, राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है जी। तो ये सब चीजें जो अपने पास वीक पॉइंट थे, वो वीक पॉइंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने वो सभी वीक पॉइंट को निकाल के सेना को स्ट्रांग बना दिया उन्होंने। और जो सेना की रिक्वायरमेंट थी, इवन जो है अपने पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी एक टाइम पे, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सेना की, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने वो सब पूरी करी और डिफेंस के अंदर एक मनोबल बढ़ाया। आज ये स्थिति आ गई है कि भारत के सामने किसी की हिम्मत नहीं कि खड़े हो जाए। चाइना भी उसने देख लिया कि पहलगाम, जब चाइना ने जो फेस टू फेस जो हुआ था जी, उसके अंदर चाइना को क्या डिफीट मिली थी। और ये बदलता हुआ भारत दिखाई भी दे रहा है सर, ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक कदम, बड़े कदम भारत पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ खासतौर पर उठा रहा है, ये बदलते हुए भारत की छवि हमें दिखाई दे रही है। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। बड़ी खबर है, भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है। पाक का एयर डिफेंस सिस्टम तो तबाह कर ही दिया है, HQ-9 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी नापाक कोशिश जो पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी, राजस्थान, गुजरात, तमाम जो शहर ऐसे हैं पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारत के, उन सभी पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। लेकिन भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल पहली बार किया है, पाकिस्तान की नापाक करतूतों को खत्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। और भारत की बदलती हुई तस्वीर अब दिखाई दे रही है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी,
बात कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर आगे बढ़ने वाला है और मुझे लगता है ये उसी की बानगी है। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान एक के बाद एक गलती करने की तरफ बढ़ रहा है। पहले तो टेरर आतंकी कैंप्स अपने यहाँ उनको पाला पोसा, और अब जैसा हमारे साथ जुड़े हुए सैन्य एक्सपर्ट मिश्रा जी बता रहे थे हमें कि ग्रुप जो रहे हैं कैप्टन, कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि वो भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा तो वो युद्ध संबंधी जो नियमावली है उसका उल्लंघन करेगा, जो दोनों देशों के बीच में भी है, या जिसे पूरी दुनिया चाहती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एक यूक्रेन और रूस फिर खड़ा हो जाए हमारे सामने। कोई नहीं चाहता, दुनिया में कोई नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान ये जो गलती कर रहा है, पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है और पाकिस्तान अलाउ कर रहा है कि ये युद्ध पाकिस्तान, क्योंकि चीन तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस के साथ है पाकिस्तान के साथ। हमारे सैन्य एक्सपर्ट्स और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि वो तो 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे की रणनीति वाला मुल्क है। क्योंकि हम जहां कहेंगे कि हमने सारे व्यापार के समझौते पीछे कर लिए मिस्टर चीन, तो चीन कहेगा नहीं भैया, मैं देख रहा हूं, कृपया करके आप जो है जैसा कर रहे हैं मैं पाकिस्तान को समझाता हूं। ये रणनीति रहेगी चीन की। तो पाकिस्तान लंबे समय तक ये नहीं जाएगा, लेकिन ये भारत को आगे मौका है कि हम उसकी कमर तोड़ दें। और मुझे लगता है इस समय भारतीय सेना के स्ट्रैटेजिस्ट, हमारे और रणनीतिकार ये सोच रहे होंगे कि कैसे लिमिटेड ऑप्शन ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन से हम पाकिस्तान की कमर तोड़ दें, ऐसी तोड़े कि वो जीवन भर व्हील चेयर पे रहे। जी निश्चित तौर पर सर। सतीश मिश्रा जी, ये गलती पाकिस्तान को विश्व पटल पर कितनी भारी पड़ सकती है, जो एक मिसाइल अटैक के बाद भी नहीं समझा और दूसरे दिन ही नापाक हरकतें कर रहा है? देखिए जया जी, जो पाकिस्तान है, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो अटैक करेगा तो या तो हमारे इनोसेंट सिविलियन पे ही करेगा या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन में कोशिश करेगा अटैक की। हमारा जो S-400 सिस्टम है वो बहुत ही प्रूवन एंड ऑथेंटिक है, और लेट अस अज्यूम अगर वो फेल भी होता है, हमारे पास मल्टीपल सिस्टम है, एडवांस एयर डिफेंस भी है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, और वो कोलैबोरेशन से बना है और वेल टेस्टेड है। हम लोग इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ, US एयरफोर्स के साथ, रशिया के साथ, फ्रांस, जर्मनी के साथ, अभी ग्रीस के साथ किए हैं। तो हम लोग सब यूज्ड टू हैं। हमारे जो पायलट्स हैं और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, दे आर वेल qualified and well trained, well disciplined, and we follow the order and instructions given by the political leaders, those who are governing the government of India. तो हमारे साथ एक बहुत अच्छा एक समन्वय है, जिसको बोलते हैं ना बॉन होमी कोहेजन। ये सब इंडियन आर्मी और हमारे पॉलिटिशियन और हमारी जनता के साथ में है। पाकिस्तान के साथ एकदम उल्टा है, ना उनके पॉलिटिकल सिस्टम और आर्मी की बनती है, बिकॉज आर्मी उनको सप्रेस करके रखती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते। वहाँ की जो जनता है उनका मिसयूज़ करती है आर्मी, उनसे पैसे उगाही करती है, उनसे ऐशो आराम की डिमांड करती है। जिस भी गांव में वो चले जाते हैं अपने एक्सरसाइज के समय, उस गांव से ज़बरदस्ती खाना पीना और राशन और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें मिसयूज़ करते हैं। वेयर इज़ हमारा सिस्टम अलग है। हमारे हर आर्मी इंस्टॉलेशन, एयरफोर्स और नेवी इंस्टॉलेशन के आसपास जो होता है, हम वहाँ के विलेज को अडॉप्ट करते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, उनके बच्चों के लिए हम लोग जो अपने स्कूल्स खोलते हैं उसमें एडमिशन देते हैं। तो हमारा रोल अलग है, हमारी सेंटिटी अलग है सर, हम लोगों का प्राइड अलग है, हमारा सेल्फ स्टीम अलग है। प्रॉब्लम जो सर, है इसमें ये एक सतीश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, मुझे बताइए कि लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास युद्ध के क्या हो सकते हैं। जैसे अब युद्ध का वो स्वरूप नहीं है सर, कि जो स्वरूप पहले होता था, बड़ा व्यापक होता था, या जिसका इस्तेमाल यूक्रेन और रूस में भी हमने देखा, लेकिन वहां भी हमने ये देखा कि गाइडेड मिसाइल्स का दौर अब बढ़ गया है। यानी अब लड़ाई आमने सामने के बजाय अब आप तय करते हैं कि आपको टारगेट किसको हिट करना है, और ये बहुत चैलेंजिंग भी है आज के दौर में, क्योंकि निशाने पे हम भी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या अब ये युद्ध इसी कंप्यूटर ऑपरेटेड, IT इनेबल्ड गाइडेड मिसाइल्स के साथ ही होगा दोनों मुल्कों के बीच?
सर ये एक्चुअली देखा जाए तो आप ये कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे आप यूक्रेन का एग्जांपल ले रहे थे सर, तो यूक्रेन में बहुत सारे लैंड अटैक्स भी हुए हैं और वहाँ के सैनिक गए हैं, बिकॉज ग्राउंड पोजीशन होल्ड करने के लिए आपको अपने सोल्जर्स भी आगे भेजना पड़ता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ये तो आज के ज़माने का अभी इजाद हुआ है सर, और आज वाकई में इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारा मिसाइल सिस्टम है, ये तो काम करेगा ही, लेकिन आज की डेट में हमारे जो सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं वो भी तो काम आएंगे सर, क्योंकि वो भी सब इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स आपको एक पायलट की तो ज़रूरत है उसमें। जैसे आपने एयर डिफेंस सिस्टम रखा सर, उसको ऑपरेट करने के लिए भी तो एक ऑपरेटर की ज़रूरत है, जिसको एफिशिएंट होना पड़ेगा, नॉलेजेबल होना पड़ेगा और पूरा वेयर अबाउट्स मालूम होना पड़ेगा सर। जी, तो मैन बिहाइंड द मशीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एक बहुत अच्छा जहाज दे दूं जी, लेकिन अगर आप उसको नहीं चला सकते, बिल्कुल ठीक, उससे मिसाइल फायर नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और मशीन के भी, भले ही ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लेकिन मशीन के भी करप्ट होने के चांसेस पूरे हैं, जैसा कुछ हॉलीवुड की फिल्म्स दिखाती हैं। और बीच में गूगल के एक कर्मचारी ने ये कंप्लेंट भी की थी, जिसको कंप्लेंट मान के शायद उसी को सैक कर दिया गया। उसने कहा था कि मेरी मशीन जो है मुझसे मनुष्य की तरह व्यवहार कर रही है, और उसको हटा दिया गया। मैं प्रियाशरण त्रिपाठी जी की तरफ जाना चाहूंगा। त्रिपाठी साहब, ज्योतिष क्या कह रहा है? 18 मई तक पिशाच योग है, और मैं 3 महीने पहले के आपके स्टेटमेंट को कभी नहीं भूल सकता, जो आपने हमारे मंच पर दिया था। आपने कहा था दुनिया में रक्त बहेगा, दुनिया में खून बहेगा, और इसकी शुरुआत हमने देखी। भारत पाकिस्तान, तो ये 18 मई यानी ये जो 10-11 दिन है 18 मई तक के, क्या इस दौरान कुछ बड़ा भी हो सकता है? संयम रखने की जरूरत जाहिर तौर पर भारत को अधिक है, क्या कहेंगे जी? नहीं, देखिए, मैं फिर से यही कहता हूं कि वॉर को प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन होता है, और कल क्या होगा ये कहना कठिन है। बतौर भारतीय हमारा ये प्राउड है कि हमारे पास स्ट्रेंथ है और हमारी सेनाएं बहुत अच्छी हैं, और जाहिर है कि हम रिटेलिएट करेंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि ये अगर वॉर स्टार्ट हुआ तो ये एक्सकेलेट होगा 18 मई तक, और 18 मई तक अगर एक्सकेलेट हो गया तो इसका रुकना कठिन होगा। फिर इसमें दूसरी चीज़ें भी शायद शामिल हो जाए, और ये जो दूसरी चीज़ें शामिल होंगी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सकेलेट होगा। इसलिए मैंने कहा, मेरा ख्याल है शर्मा जी सोचते होंगे कि मैं डिमोरलाइज नहीं करता हूँ, मैं उनके ही तरह का भारतीय हूँ, पर मैं ग्रहों को देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कहा भारत तो रिटेलिएट करेगा ही अगर कोई एक्शन पाकिस्तान की तरफ से हो तो। मगर अभी जो ग्रहों की स्थितियाँ है भारत की, वो भारत बहुत अग्रेसिव है, और जहाँ तक मैं पाकिस्तान की स्थिति देख पा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज है। इसलिए ये युद्ध तो 1:99 वाला मामला है। इसलिए इस युद्ध में अभी जो सूरत हाल है उस हिसाब से तो भारत की 100% विजय तय है। और मुझे से लगता है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि लिमिटेड, जैसा आपने कहा, लिमिटेड वॉर हो और हमारा जो ध्यान है वो अपने टारगेट पर बना रहे। इस बात का एकदम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि यदि हमने यूक्रेन को देखा हो तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज यूक्रेन की जो दुर्गत है वो यूक्रेन के गलत निर्णय के कारण है, या फिर रशिया जो उलझ गए यूक्रेन में वो रशिया के एक निर्णय के कारण है। देखिए, आप चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, कोई भी देश किसी देश को युद्ध में मुफ्त में सहयोग नहीं करेगा, ये एकदम जाने रहना चाहिए। एक बुलेट भी आपको फ्री में नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में हमको देशकाल परिस्थिति के हिसाब से ही निर्णय लेना चाहिए। मैं तो ग्रहों की परिस्थितियां बता रहा हूँ। बतौर एक भारतीय मेरा सिर गौरव से उठ गया है, और मैं पक्के तौर पर मान रहा हूँ कि भारत की सेना या भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भारत की जो मीडिया है बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है। त्रिपाठी साहब, इसमें किसी को शक नहीं है कि हम सब यहाँ जो भी जिस कैपेसिटी में बैठे हैं, और जितना मैं आपको भी समझता हूँ, एक गौरव से भरे भारतीय हैं आप,
आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपका सुर सब भारत के साथ है। शर्मा जी का एक क्विक रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा। सर ये समझाइए मुझे, एक तरफ जैसा प्रियशरण त्रिपाठी जी ने कहा कि एक तरफ डिमोरलाइज्ड पाकिस्तान है जिसके पास अब रही सही इज्जत बचाने के लिए यानी मरता क्या ना करता, ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। एक तरफ संजीदगी से भरा हिंदुस्तान है जो 2 बार भाई साहब की बड़े जम के पिटाई कर चुका है, मिस्टर पाकिस्तान की जम के पिटाई कर चुका है, और ये तीसरी बार वो फिर खड़े हो रहे हैं, ललकार रहे हैं। तो बुद्धिमानी भी हमें दिखानी है, युद्ध भी हमें करना है, ये प्रेशर हमारे साथ रहेगा। शर्मा जी, भारत को ये एम से लेके लड़ाई नहीं लड़ना है कि पाकिस्तान को हराना है। वो तो पाकिस्तान तो हारा हुआ ही है। पाकिस्तान को अपने बिल्कुल सही है जी। पाकिस्तान इंडिया को अपने एम निश्चित करना है कि हमारे क्या एम क्या अचीव करना चाहते हैं। हमारे एम क्लियर है। हमारे एक तो हमें जो आतंकवादी है उनको खत्म करना है, उनकी जड़ को खत्म करना है, उनके बॉसेस को खत्म करना है। दूसरा उनके इंस्टॉलेशन को खत्म करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डिप्लोमेटिक है कि पीओके को हमको कब्जा करना है। जब तक हम पीओके को नहीं लेंगे, जब तक वहां पे टेरर कैंप चलते रहेंगे, बनते रहेंगे और हम हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तो पीओके को हमको भारत में मिलाना है। लेकिन शर्मा जी बड़ा सवाल यह है सर कि पीओके को हम क्या बंदूक और युद्ध के बल पर ले सकते हैं या डिप्लोमेटिक टाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी पीओके को लेने में? थोड़ा सा ताकत दिखाना है और थोड़ा सा जो है वहाँ के जो लिबरेशन वो खुद लोग आना चाहते हैं अपने पास, तो थोड़ा मिलिट्री सपोर्ट और थोड़ा लोकल लोग, क्योंकि हमें मुक्ति वाहिनी ने 71 में मुजीबुर रहमान ने हमें बुलाया था सर। हम ऐसे नहीं गए थे बांग्लादेश जिसको बनाया हमने, मुजीबुर रहमान मुक्ति वाहिनी ने बुलाया हमें। पीओके के अंदर हमको किसी का इनविटेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा एरिया है जी, वो उनका एरिया नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान समझता नहीं है कि वो हमारा है। वहां पे भी वो कहते हैं कि वो वहां का प्राइम मिनिस्टर अलग है, वहां के सिस्टम अलग है, तो वो पाकिस्तान का एरिया है ही नहीं। तो हमको तो उनके साथ मिलके वहां पहुंच जाना है जी, जो पाकिस्तान की तरफ से। तो बिल्कुल 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 आपने बड़ी मनोबल बढ़ाने वाली बात की है शर्मा जी। इसी पर एक जी बोल लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए। जी जी, मैं कंटिन्यू बोलूं? हाँ बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। हाँ, दूसरा क्या है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े करना बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान को वहां से पाकिस्तान से 40% एरिया टूट जाएगा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और तीसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको बताऊं सर कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो है 25% बलूची हैं जो साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के साथ नहीं है अभी। जी 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 जी, तो वो लोग साइकोलॉजिकली बलूचिस्तान के साथ हैं। तो बलूचिस्तान के साथ में जो अभी उनकी जो गवर्नमेंट इन एक्साइल है उनके साथ मिलकर बलूचिस्तान को अलग करना बहुत जरूरी है। मैं भैया इसी पर आप एक बड़ा स्ट्रेटेजिकल सवाल लेकर मैं चल रहा हूं मिश्रा जी की तरफ। जया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि कल के डिबेट में भी ये सवाल उभरा था और सवाल ये था कि क्या म्यूटिनी पाकिस्तानी सेना में हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बीज ऑलरेडी इज देयर, वो मौजूद है पाकिस्तानी सेना में। और शर्मा जी की इस बात से मेरा उत्साह और बढ़ गया है कि 25% बलूच हैं जो असंतुष्ट हैं, उनकी बंदूक की नली मुड़ सकती है दूसरी तरफ। क्या सर ये म्यूटिनी भी हो सकती है? जी सतीश जी। हाँ शरद सर, आपका कहना सही है। अगर अभी उनके मन में ये ख्याल नहीं है तो इंडिया को कुछ ऐसा काम करना चाहिए किसी भी तरीके से। हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज़ हैं कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं और वहाँ के जो फाइटर्स हैं और जो अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, उनको यूनाइट करके और उनको कुछ सप्लाई सिस्टम ऐसा करना चाहिए किसी भी तरीके से, वाया अफ़गानिस्तान या किसी और रूट से, ताकि वो पाकिस्तान की सेना के अगेंस्ट जो है वो काम करे और लड़ाई करे। अगर ये काम अगर होता है, जैसे एक बार हमारे यहाँ भी थ्रेट हुआ था कि म्यूटिनी हो सकती है, 1980s की बात है, उसी तरह पाकिस्तान में भी ये काम किया जा सकता है। और वहाँ पर अब म्यूटिनी होने के चांसेस अगर देखा जाए तो बहुत हाई हैं, लेकिन वो बहुत वेल प्लान्ड तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इंडिया प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि हमारी इकनॉमी काफ़ी अच्छी है।
बिल्कुल, लेकिन भारतीय सेना सर, मैं आप 2 सैन्य अधिकारी मेरे साथ हैं, मैं आपको सैल्यूट करते हुए इसको कोट करूंगा जो ऑन रिकॉर्ड है कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उन्होंने जब एक बार, मेरे ख्याल से ये फिल्म भी इस पर बनी है, और देन प्राइम मिनिस्टर ने जब उनको बुलाकर कहा कि मैं सुनती हूं जनरल कि भारतीय सेना किसी बड़े महत्वाकांक्षा के साथ मेरी कुर्सी की तरफ भी देख रही है, तो उस जाबाज अधिकारी का जवाब था कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपकी तरह मेरी नाक भी लंबी है, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आप पॉलिटिशियन की तरह अपनी नाक इधर उधर उलझाता नहीं हूं। कमाल है सर, दिस इज इंडियन आर्मी। कभी इतिहास नहीं है 1947 से लेकर अब तक कि भारतीय सेना ने भारत के गौरव के अलावा किसी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया हो। ये मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए कोट है जो मानेकशॉ का कोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट है सर हमारे लिए। सर, अब हम जो अब चीज समझ में आ रही है कि वहां की म्यूटिनी और तमाम चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ बड़ा सोच रहा होगा। सर, वो क्या बड़ा सोच रहा होगा, इस पर एक छोटा कमेंट जरूर आपका चाहूंगा मैं। क्या बड़ा सोच रहा होगा? सिर्फ सैनिक इंस्टॉलेशन, या वो कोई और बेवकूफी करेगा? नागरिकों, जान और माल को भी नुकसान पहुंचाने के लिए जा सकता है, किसी भी स्तर पर गिर सकता है पाकिस्तान। जी, ये क्वेश्चन मेरे हाँ, से आपसे ही है, सर आपसे ही है बेटा जी। जी जी जी। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी। ये देखिए, अगर आप पाकिस्तान की अभी स्थिति देखिए कि वो एक्चुअली जो होता है ना कि मेढक जो है सांप के मुंह में फंसा है, ना अंदर जा रहा है ना उगल सकता है, वो वाली बात हो गई है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाकिस्तान की सेना इतनी ज़्यादा उलझी हुई है कि वो उनको हटा भी नहीं पा रही है और उनको डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रही है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है अभी स्टेटस को मेंटेन करेगा, और जैसे उसने कल रात को और आज सवेरे पूंछ के एरिया में कुछ सिविलियंस को हानि पहुंचाई है और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हानि पहुंचाने की कोशिश किया है। मुझे ऐसा लगता है ये कंटिन्यू करेगा, और सीज़ फायर का उल्लंघन तो वो ऑलरेडी कर चुका है, और अब कोई मैटर भी नहीं रखता है कि सीज़ फायर है या नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इवन पंजाब एरिया में भी उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी बढ़ाएगा। बट फर्दर डाउन साउथ अगर आप देखेंगे, जो पाकिस्तान का एरिया है, जो कि गुजरात और कच्छ वाले एरिया से, रन ऑफ कच्छ से लगा हुआ है, उस तरफ अभी कोई एक्टिविटी उसके करने के आसार दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ऑफ जो फोर्स है वो नॉर्थ में ही है अभी। तो ये अभी ये मोटार और गन फायर ये सब करते रहेंगे, जिससे हमारे पुंछ और उससे लगे हुए जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं और उनको नुकसान होते रहे, और डेफिनेटली मौके की तलाश में रहेगा कि कोई इनको बिग फिश मिले। बिग फिश का मतलब है कि बिग मिलिट्री इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमारे भी बॉर्डर एरियाज़ में बहुत बड़े बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी बात है। यानी पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि वो भारत के जो बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, जैसा कह रहे थे मिश्रा जी, तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि कोई बिग फिश, कोई बड़ी मछली वो अपने जाल में फंसा ले। और निश्चित तौर पर आप एक बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आप रातों रात समेट कर न कहीं ले जा सकते हैं, और न वहाँ के जो भी वहाँ पर आपका सारा इस्टेब्लिशमेंट है उसे आप रातों रात हटा सकते हैं, या वहाँ पर जो गोला बारूद या जो भी बहुत ही वल्नरेबल इक्विपमेंट्स हैं उनको भी आप शिफ्ट करें। तो आपके पास डिफेंस ही एक मैकेनिज्म है, और यही युद्ध की आशंका को बार बार मजबूत कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं होगा और भारत को जवाब देने की तरफ जाना ही पड़ेगा। जया, निश्चित तौर पर भारत को जवाब देने की तरफ जाना ही पड़ेगा, और लगातार जिस तरह की तस्वीरें बनती दिखाई दे रही है, जीडी बख्शी क्या कहते हैं कि भारत आगे क्या कदम उठा सकता है, भारत को आगे क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान क्या कर सकता है जिसका जवाब भारत को देना होगा, वो भी जरा जल्दी से सुन लीजिए। अब पाकिस्तान तो चौतरफा घेरे में है, और अगर वो कुछ करते हैं तो उनको भारत से अच्छी करारी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने अपने हमले केवल और केवल टेररिस्ट कैंपों पे केंद्रित रखे हैं।
लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज भारत की फौज पे, भारत की जनता के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो फिर भारत को पूरा हक है कि हम जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारी नेवी भी जंग में उतर सकती है, कराची की पुख्ते के पर खच्चे उड़ा सकती है। रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी को आप सुन रहे थे और पूरी तरह से उन्होंने समर्थन किया है। अगर पाकिस्तान भारत के सैनिकों पर हमला करता है, जो अभी हुआ, तो भारत के पास ये हक है कि वो भी पाकिस्तान की फौज पर हमला करे। लेकिन जो सैन्य स्ट्राइक की गई है भारत की ओर से, पाकिस्तान को जो नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई है, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है वो भी जरा सुन लीजिए। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। कमाल है जया, बहुत ही दिलचस्प बात है। और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम इस बार इस तकलीफ से ज्यादा भरी है कि उसके हुक्मरान नाकाबिलियत के साथ उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनमें काबिलियत नहीं है, पोटेंशियलिटी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा सर। और ये जो अभी हाल ही में हमने वीडियो देखा, गौर करने वाली बात यह है कि उस शख्स के शब्द और उस शख्स के चेहरे पे जो मुस्कान थी, वो बता रही है कि पाकिस्तान की आवाम भी अपने हुक्मरानों से परेशान हो चुकी है। लीडरशिप नहीं है पाकिस्तान के अंदर और वो दिखाई भी दे रहा है। वहां की जनता किस तरह से परेशान है। रोजगार चाहिए, खाना चाहिए, सफलता चाहिए, विकास चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत को हक है कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर जो हमला कर रहा है, अब फौज को भी निशाना बनाए। ये बात खुद रक्षा विशेषज्ञ करते नजर आ रहे। फिलहाल बहुत धन्यवाद सतीश मिश्रा जी, एस शर्मा जी और त्रिपाठी जी, आपका बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। सर बहुत धन्यवाद। जी 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 शरद जी जी सर जी बोलिए सर। एक लास्ट लाइन शरद जी आप जरूर सुनिएगा सर। हो सकता है आगे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जी जी। इंडिया का अभी स्टैंड क्या होना चाहिए सर? वन लाइनर स्टैंड मैं आपका बता रहा हूँ जी। वन लाइनर जी, बी डिफेंसिव इन ऑफेंसिव मोड। बहुत सुंदर। त्रिपाठी साहब आप भी एक वन लाइनर मोड, ज्योतिषी चाल के हिसाब से, ग्रहों की चाल के हिसाब से एक वन लाइनर आपका। नहीं, मुझे से लगता है कि होश और हवा जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, बस होश और हवास नहीं खोना चाहिए। जैसा कि आप सबों ने तय किया, वो वही सही लाइन है कि हम अपने टारगेट को कभी भूले नहीं, अपने टारगेट से ज्यादा आगे बढ़ करके हम कुछ करेंगे। रिटेलिएशन हमारा अधिकार हो सकता है, पर अपने टारगेट जो हमने डिसाइड कर रखे हैं उस पर नजर रखें, वो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल आपने सही कहा और आपने एक तरह से ग्रुप कमांडर सतीश मिश्रा जी की बात को ही आगे बढ़ाया है। और दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं दोनों बातें, कि आप बुद्धिमानी के साथ ऑफेंसिव रहें। और सतीश जी आपको तो बहुत अच्छे से स्मृति होगी, मुझे भी जब मैंने पढ़ा उसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय सेना का एक सूत्र वाक्य ये है, युद्धम प्रज्ञा, बुद्धिमानी से युद्ध करो। इसमें बहुत कुछ छिपा है संस्कृत के इस वाक्य में, युद्धम प्रज्ञा, बुद्धिमानी से युद्ध करो। तो हम बुद्धिमानी से युद्ध करेंगे। हम पाकिस्तान नहीं है, हम धर्म के साथ खड़े हैं, वो अधर्म के साथ है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश होगा, यही संकल्प है, यही प्रेरणा है 140 करोड़ भारतीयों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।